मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिछले 10 साल में सिर्फ एपेटाइजर आया, अभी तो पूरी की पूरी थाली आनी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। इस वक्त प्रधानमंत्री गाजियाबाद में एक रोड शो भी कर रहे हैं। इधर ईडी, सीबीआई और आईटी के एक्शन से विपक्षी दलों में हाहाकार मचा हुआ है। पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार कर गरीबों का हक मार रहे हैं। मैं गरीबों के लिए गालियां सुनकर भी लड़ाई लड़ रहा हूं। तीसरे टर्म में कार्रवाई और तेज होगी। आज मोदी सहारनपुर और पुष्कर गए थे। इस वक्त गाजियाबाद में, अगर गाजियाबाद की तस्वीर आ रही हो तो दर्शकों को दिखाइए। प्रधानमंत्री का एक मेगा रोड शो वहां इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री की गारंटी की बात की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा में। प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखने के लिए किस तरह से लोग यहां पर उमड़े पड़े हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। हाथ में कमल का निशान, छतों पर भीड़, सड़क के अगल बगल भीड़ और हर तरफ से पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की जा रही है। प्रधानमंत्री की तस्वीर गाजियाबाद से आ रही है और अपनी हर रैली में, हर जनसभा में पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं। लेकिन विपक्ष कहता है क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्षी दलों में है? और अगर कोई नेता विपक्ष तो उठकर बीजेपी में चला जाता है तो क्या उन पर करप्शन के एलिगेशन खत्म हो जाते हैं? मोदी ने आज कहा कि 10 साल में तो बस ट्रेलर दिखाया है, तीसरे टर्म में पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि जांच एजेंसियों का काम बढ़ने वाला है और भ्रष्टाचारियों पर मुसीबत आने वाली है? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विपक्षी दलों का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है? इसी मुद्दे पर आज एक बड़ी बहस कि भाई ट्रेलर के बाद पिक्चर कैसी होगी। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन वो सवाल आपको बता देते हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की डिबेट रहेगी। मोदी के थर्ड टर्म में क्या विपक्ष की मुसीबत और बढ़ने वाली है, खासकर उन नेताओं की जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं? दूसरा सवाल, क्या करप्शन पर एक्शन सियासी कॉन्स्पिरेसी है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रष्टाचार पर वार करके मोदी करेंगे 400 पार? एक रिपोर्ट देखिए, फिर आज की लाइव तस्वीरें और बड़ी बहस एक साथ। छप्पन इंच की छाती, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है? एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे तो क्या है? ट्रेलर है, ट्रेलर 24/7 for 2047। मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? हैट्रिक लगाने के लिए मोदी पूरी ताकत से जुटे। 24 का सियासी रण भीषण है, लेकिन मोदी का एक प्रण जिस पर विपक्ष सवाल खड़े करता है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा हूं ताकि देश की गरीब जनता को उनका हक दिला सकूं। काम बहुत भले हुआ हो, लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना, उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं। और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं।
और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मोदी सरकार पर विरोधियों को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष पूछता है कि जो बीजेपी में आ जाए उसका भ्रष्टाचार कैसे धुल जाता है। सिर्फ विरोधी ही क्यों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का शिकार बनते हैं। मोदी ने यह कहा, बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तक सलाखों के पीछे। ये पहली बार है जब दो सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में बंद है। अखिलेश, तेजस्वी समेत कई विपक्षी नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन जो विरोधी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, उनका दामन आखिर क्यों पाक साफ हो जाता है? इसी सवाल के साथ आज सबका हिसाब होगा। तो आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। खीमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। अजय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पीएम कह रहे हैं थर्ड टर्म में, तो अभी तो ट्रेलर आया, थर्ड टर्म में पूरी पिक्चर होगी। क्या पिक्चर दिखने वाला है थर्ड टर्म में जब पीएम वापस आएंगे इस चुनाव को अगर जीतते हैं तो? देखिए, पिक्चर की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि 25 लोगों पर ईडी के केस रजिस्टर हुए, 23 बीजेपी में चले गए, पाक साफ हो गए। तो वो स्थिति है। तो क्या न्यू भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? क्या भ्रष्टाचार ऐसे खत्म करेंगे? पेमा खांडू 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप था। जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का था। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। हसन मुश्रीफ, उन पर रघुवर दास, उन पर, इसके बाद में नारायण राणे, उन पर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर शुभेंदु अधिकारी, उन पर शिवराज सिंह चौहान, उन पर बीएस बोम्बई, उन पर प्रफुल्ल पटेल, उन पर, और इसके बाद में प्रताप सोनिक, उन पर जो इसी तरीके से भावना गाबली हो गई और तापस बासु हो गए। तो इस तरीके से तापस राय और मुकुल राय, इस तरह से इतने सारे लोग हैं, नाम है कि साहब जब आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, होना चाहिए, लेकिन उन जिन पर आप लगाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप, मैं नहीं कहता हूं सही है गलत, लेकिन जिन पर आप लगाते हैं, बुकलेट छापते हैं, वो आपके साथ आ जाते हैं, बहुत अच्छा होता है, फिर तो वो पाक साफ हो जाते हैं। और आप क्या करेंगे? जो नहीं तो थर्ड टर्म में अजय जी क्या नहीं, सच जो सामने आया उसमें आया है कि आपने भ्रष्टाचारियों से वसूली की, ईडी की वसूली नहीं, है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के थर्ड टर्म में या तो भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे या फिर बीजेपी में होंगे, ये कह रहे हैं आप? तो बिल्कुल सही है कि वो भ्रष्टाचारी क्या वो अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं? यदि दूसरी पार्टी में रहेंगे तो जेल में जाएंगे, नहीं तो उनके साथ आ जाएंगे तो साहब बच जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे, या फिर उनको पैसा दे देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड टाइप की स्टाइल में, तो बच जाएंगे। आप देखिए, उनको धंधा मिलेगा, चंदा जिनसे मिलेगा, सब कुछ होगा, वसूली होगी। मैं जा रहा हूं निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी में साथ छोड़े हुए हैं। निवान शर्मा जी, आपकी तो पूरी की पूरी पार्टी को ही एक तरह से पार्टी बनाया हुआ है ईडी ने इस शराब नीति घोटाला मामले में।
और मोदी जी थर्ड टर्म में कह रहे हैं पूरी पिक्चर दिखा दूंगा, तो पूरी एक्शन जो हो रहा है उसमें तो आपकी तो पूरी पार्टी पर ही एज अ कंपनी उन्होंने एक पार्टी बनाया हुआ है शराब नीति घोटाला मामले में। दीवान जी सर देखिए, ये अगर ट्रेलर है तो पिक्चर का क्या मतलब है कि देश में सारे विपक्षी नेता को जेल में डाल देंगे, सारे विपक्षी सीएम्स को जेल में डाल देंगे, सारी विपक्षी पार्टियों को खत्म कर देंगे, एक के बाद एक रेड पड़ेगी और जो देश के अंदर सिर्फ एक सिंगल पार्टी रह जाएगी। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि हम जो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। जनता को तो पिक्चर का मतलब यही समझ आ रहा है। जहां तक हमारी बात है, आम आदमी पार्टी की बात है, सर आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो है वो धोखा किया है। पिछले 10 सालों के अंदर इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया आप देख लीजिए। इन्होंने एक के बाद एक दिल्ली की जनता का काम रोकने की कोशिश करी, एक के बाद एक उनको मिलते हुए सुविधाओं को रोकने की कोशिश करी। उनके चुने हुए अपने बेटे को, मुख्यमंत्री को जो है उठा के बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया और जिस गवाह के कहने पे जेल में डाल दिया उस गवाह से ये खुद चंदा लेते हैं। जब शराब घोटाले का असली सच बाहर आ गया कि असली शराब घोटाला जो है वो तो बीजेपी ने किया था, तो अब ये शराब घोटाले का नाम लेने को राजी नहीं है। एक मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया उस व्यक्ति के कहने पे, उस गवाहों के कहने पे जो आज आपकी अलायंस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आप अपने एक इंसान के कहने पे मुख्यमंत्री को जेल पे डाल देते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जनता भूल जाए कि वो जेल में है। एक सवाल इनसे लगातार पूछ रहे हैं कि आपने नहीं आपने निवान जी एक बात में एक और बात समझना चाहता हूं जी, 60 करोड़ रुपए क्यों लिए जी? ठीक है निवान जी, निवान जी एक और सवाल है मेरा। आप लोगों ने दिल्ली में इतना कलेश काटा हुआ इस मामले को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं बोल रही, महागठबंधन बार भी नहीं लेते हैं, वो भी सीएम थे, उन्होंने पहले राजभवन जाकर इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बनता है, उसके बाद हम जाएंगे और उसके बाद ईडी गिरफ्तार करेगी, तो राजभवन जाकर पहले इस्तीफा दिया। झारखंड में नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का सिलेक्शन हुआ, वो नए आप लोगों ने दिल्ली में इस चीज को अरेस्ट किया। आप लोग दूसरा विकल्प चुन सकते थे। मीनवाइल जब तक केजरीवाल जी सलाखों के पीछे थे या ईडी कस्टडी में थे, फिर केजरीवाल जी बाहर आते, आप दोबारा उनको सीएम चुन लेते। बहुत आसान हो जाता बीजेपी के लिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि हम मामला दर्ज कर दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, सरकारें गिर जाएं। आज दिल्ली, कल पहले झारखंड में किया, दिल्ली में कर दिया, कल बंगाल में कर देंगे, फिर तमिलनाडु में कर देंगे, फिर केरला में कर देंगे। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, एक मुकदमा दर्ज करो, फर्जी गवाह खड़ा करो, उनको जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। इससे आसान ना इसमें पैसे लग रहे हैं, ना इसमें ताकत लग रही है, इससे आसान तो बीजेपी के लिए कुछ है ही नहीं। इनके हिसाब से चले तो यही होगा अब देश में। क्यों दें हम इस्तीफा? हम इस्तीफा दे के क्या करें? इनको अपनी पॉलिटिकल शहादत दे दें, इनके हाथों में खेल जाएं। हेमंत सोरेन, आपने कहा कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ नहीं खड़े हुए। जब हमारी दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली हुई तो उनकी धर्मपत्नी जो है उनको मेन जो हमने उनकी जो बात थी वो दिल्ली की जनता तक लाउड एंड क्लियर पहुंचाई। हम पूरी तरह से, नहीं वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन रैली रांची में भी तो हो सकती थी। मैं खैर इस पर जाना नहीं चाह रही, महागठबंधन का अपना फैसला है कि दिल्ली में करे, रांची में करे, कश्मीर में करे, कन्याकुमारी में करे, पूरा देश अपना, हर नागरिक का है। मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए। मैं पूछना चाह रहा हूं, सौरभ दुबे जी कह रहे हैं, निवान जी कह रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, पूरी पिक्चर बाकी है क्या? पूरा का पूरा विपक्ष अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए पूरे के पूरे विपक्षी नेताओं पर एक्शन लेने की तैयारी करें। 95 वाला जो रेशियो आपका क्या, उसको आप 100% पर ले जाना चाहते हैं, 100/0। ये इस बयान का प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने लोगों पे करप्शन के एलिगेशन हैं उनको 1% की भी छूट नहीं दी जाएगी, उनके थर्ड टर्म में और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मैनिफेस्टो में यह दावा कर रही है, मैं कांग्रेस के मेहमान के पास जाऊंगा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में कह रही है कि भाई इस तरह के एलिगेशन को हम खत्म करें, इस तरह के प्रावधान को, क्योंकि जमानत जो है वो अधिकार है और कैद जो है वो अपवाद है। सौरभ दुबे जी, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी जो है, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अगर भ्रष्टाचारियों के लिए वो बात कह रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2011 में जो रामलीला मैदान के एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें शायद मैं भी वहां पर था, शायद आप भी गए होंगे, और वहां पर पॉलिटिकल लोग नहीं थे, वहां पर तमाम जनता थी, वहां पर तमाम
को देखा जो जल्दी ऐसी रैलियों में नहीं जाते हैं, लेकिन वो वहां पर इंडिया गेट में भी दिखाई दिए और रामलीला मैदान में भी दिखाई दिए। वो क्यों दिखाई दिए? सौरभ द्विवेदी, ईशान त्यागी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन की लड़ाई चल रही थी श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। वहां पर अगुवाई करने वालों में और कौन कौन थे? श्री अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी जी थी, मनीष सिसोदिया जी थे, संजय सिंह थे, कुमार विश्वास भी थे। ये सबको हम लोगों ने देखा और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ हम भी पूरा समय लगाए अपना। मैं कई सारी फोटोज भेज दूंगा जो मैं भी था, आप भी रहे होंगे। और वो सिर्फ किस लिए थे? ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाई जाए। उस समय जो 2G का स्कैम चल रहा था, उस समय जो आपको बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले निकले थे, कोयला घोटाला निकला था, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया। आम आदमी पार्टी तो नहीं थी उस समय इन लोगों ने आंदोलन किया था और उसके बाद इसी के नाम पे पार्टी बनाई थी। और श्री अरविंद केजरीवाल जी एक लिस्ट लेकर के घूम रहे थे। ये देखिए सोनिया गांधी, ये रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, ये रहे लालू यादव, ये रहे शरद पवार, ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। खुले मंच से बोला था और बोला था जिस दिन मैं सत्ता में आया, ये श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, उस दिन मैं इनको जेल में डालूंगा। अब देखिए दूसरी कहानी देखिए। तो आप केजरीवाल की कसम पूरी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम केजरीवाल की कसम क्यों पूरी करेंगे भाई? हम तो उनसे तो जनता का विश्वास हट गया। वो तो आते ही कांग्रेस के साथ जो बच्चों की कसम खाए थे कि हम सत्ता में कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को जेल भेजने वाले तो सब फाइलें पता नहीं कहां गई, आज तक नहीं मिली। और उसके बाद कांग्रेस मजे की बात देखिए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी खा गई दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जिस आम आदमी पार्टी थर्ड टर्म वाला को खा गई। थर्ड टर्म का पिक्चर क्या होगा? थर्ड टर्म की पिक्चर क्या? वही तो पूरी बता रहा हूं। थर्ड टाइम की पिक्चर यही है कि जो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, तो उसके अंदर पहले भी था, भ्रष्टाचारी कहीं निकले भाई। उसके 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम ऐलान किया और उसके बाद आज वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो नैतिकता की दुहाई सिर्फ रैलियों में देते हैं, दूसरों के लिए देते हैं, अब स्वयं के लिए कोई नैतिकता की रिहाई नहीं है। वही बात है, कांग्रेस आज उनके साथ है। ये देश के लिए भी शर्मनाक है। और अगर भ्रष्टाचार के ईशान त्यागी जी, एक लाइन की बात ये जी, सौरभ द्विवेदी बस हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, सौरभ द्विवेदी हो गया, बस हो गया। कोई रैली का मंच थोड़ी, आप एकदम धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं। हमें भी मौका दीजिए थोड़ा सा। नागरिक हूँ, मैं भी नागरिक हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मैं भी नागरिक हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मैं ईशान त्यागी जी के पास जा रहा हूँ। ईशान त्यागी जी, बात ये हो रही है कि बात भ्रष्टाचारियों की हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की हो रही है, तो इस पर विपक्ष शोर क्यों मचाता है? कांग्रेस पार्टी को बुरा क्यों लगता है? विवेक जी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्पष्ट लाइन है। कांग्रेस पार्टी की यह स्पष्ट लाइन है कि भ्रष्टाचार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में समय यह आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंसी चला रही है जिसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र। भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र में क्या होता है कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है। मैं आपके कैमरामैन साहब से बोलूंगा कि उसको एक बार जूम करके दिखा दें। पूरा जूम है, पूरे विंडो में आपका वॉशिंग मशीन ही दिख रहा, दिखाई ना। मशीन है, बिल्कुल। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये वॉशिंग मशीन है। होता क्या है जी को वर्सेस के विंडो में लेकर आई केंद्र में भ्रष्टाचारी आता है। बोलिए। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। विवेक जी, होता ये है, भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति आता है दूसरी पार्टी से, जिस पे भ्रष्टाचार के एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी लगाती है। वो इस वॉशिंग मशीन में धुलता है। और कौन सा पाउडर यूज होता है उसमें? वॉशिंग पाउडर, क्योंकि हम कपड़े धोने में वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं ना, तो उसमें मोदी वॉशिंग पाउडर, एक वॉशिंग पाउडर आने लगा है आजकल। 2014 के बाद ही वो लॉन्च, 2014 में ही लॉन्च हुआ था। मोदी वॉशिंग पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल होता है और वो इस भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए। अब उसके बाद बड़े हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भ्रष्टाचार का केंद्र खोल के बैठे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार, विवेक जी, मेरा मानना यह है, भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं होता, भ्रष्टाचार नैतिक भी होता है, भ्रष्टाचार राजनीतिक भी होता है, भ्रष्टाचार सामाजिक भी होता है। कि जब आप देश के 140 करोड़ लोगों से वादा करें और वादा खिलाफी कर दें, उसको भी भ्रष्टाचार बोला जाता है। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी से देखिए, भ्रष्टाचार पे यही सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से पहले, जब देश में चुनाव के दौरान वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब वो बोलते थे, आपने भी देखा होगा, हम भी उस समय एक्टिव थे, आपने भी ये देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज चलता था कि स्विस बैंक में भारतीय जनता पार्टी, स्विस बैंक में कई लोगों का, हजारों लोगों का
लाखों करोड़ रुपए काला धन के उसमें जमा है जी, तो मैं उस काले धन को लेकर आऊंगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किया करते ठीक है। थे। लेकिन एक लाइन का सवाल ईशान जी मेरा आपसे ये है, सबसे पहले आते ही जी, एक मिनट विवेक जी, आते ही उन्होंने बोला था कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट जारी करूंगा जिसमें सबके नाम होंगे भ्रष्टाचारियों के जिनका कालाधन स्विस बैंक में जमा है। ना आज तक 10 साल हो गए, ना आज तक वो लिस्ट दिखी, ना भ्रष्टाचारियों के नाम दिखे, ना वो कालाधन दिखा जो लाखों करोड़ काला धन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्विस बैंक से ईशान जी एक सेकंड, सौरभ जी अब आप अपना सवाल पूछिए। नहीं सौरभ जी मैं पूछ लूंगा, नहीं मैं पूछूंगा, अरे भाई मेरा शो है, मैं पहले पूछूंगा सौरभ जी प्लीज, मैं पहले पूछूंगा सौरभ जी, मैं पहले पूछूंगा, मेरा सवाल पहले मैंने अपनी बारी पहले लगाई, कतार में पहले मैं हूं। ईशान जी मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा एक वॉशिंग मशीन दिखा, आपने कहा इसमें भ्रष्टाचारी धुलकर बाहर आते हैं और भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र से निकलकर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, तो क्या विपक्ष में आप ये मान रहे हैं, आपने माना कि विपक्ष में भ्रष्टाचारी नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होकर पाक साफ हो जाते हैं? विवेक जी, जब किसी आदमी पे किसी भी तरीके का एलिगेशन लगाया जाता है तो वो आरोपी होता है, आरोप सिद्ध होने के बाद उसे कन्विक्ट बोला जाता है। ये न्यायपालिका की एक प्रक्रिया है जी। तो न्यायपालिका जब अपनी प्रक्रिया निभा रही होती है, एक कोर्ट केस में एक केस कोर्ट में जाता है, मान लीजिए आप उसको भ्रष्टाचारी एक व्यक्ति को बोलने लग जाएं, नहीं आपने अभी कहा कि भ्रष्टाचारी मुक्ति केंद्र है, भ्रष्टाचारी जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, आपने कहा, ये मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इस पर जी, आपका मैं वो जानना चाह रहा हूं, विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेता जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, विपक्ष में भ्रष्टाचारी नेता है जी। जब वो देखिए, जब वो नेता विपक्ष में रहते हैं तब भारतीय जनता पार्टी उन पे कड़े से कड़े आरोप लगाती है भ्रष्टाचार के। अभी मेरे भाई दुबे जी ने बोला, इन्होंने कोलगेट्स का नाम लिया, कोलगेट स्कैम एक बोलते थे, कोलगेट स्कैम। कोलगेट स्कैम में सबसे बड़े आरोपी जिसको ये बोलते थे नवीन जिंदल साहब, वो उस समय कांग्रेस में थे और आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी की इस वॉशिंग मशीन में धुलकर वो साफ हो गए हैं और उनको कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया है। इसी तरह से अजय माकन जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी कि अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री मोदी जी बुकलेट लिए घुमा करते थे, आप अरविंद केजरीवाल घोटाले में शामिल हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आसाम में। तो ये जो एक तरफा कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई की दिक्कत है भैया, एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है संवैधानिक आप बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को बड़े सम्मान से पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिस पर अजय माकन जी ने आज से जवाब ले लीजिए 15 दिन पहले ट्वीट किया था। शर्मा और कपिल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जवाब देता हूं, ठीक है मैं सौरभ जी जवाब देता हूं, प्लीज दुबे जी सुनने की भी क्षमता रखिए, सिर्फ बोलिए मत, आपके बीच में नहीं बोलिए, बोलिए मैं शांत हूं, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ भी गलत किया है या उनकी पार्टी ने कुछ भी गलत किया है तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो कन्विक्ट नहीं है, कोर्ट में चल रहा है। ये मामला कई बार डिबेट में उठ चुका है, आप कह रहे हैं जब कन्विक्शन होगा तब उस पर फैसला लिया जाएगा। खेमचंद शर्मा और कपिल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। खेमचंद जी, लेकिन जो ये टाइमिंग है, खेमचंद जी आपसे पहले कपिल जी जुड़े हैं तो मैं कपिल जी के पास पहले जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कपिल जी से मेरा सीधा सवाल है, कपिल जी साफ साफ पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर है करप्शन पर एक्शन का, अभी तो पूरी पिक्चर आएगी। क्या पिक्चर के लिए तैयार है विपक्ष इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म में? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी विद द करप्शन हो चुकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अली बाबा इस बात का दावा कर रहे हैं। अली बाबा क्यों कह रहा हूं? इस देश के संविधान के तहत जो न्यायपालिका हमारी बनी है, जिसकी सबसे ऊंची कोर्ट जो है जी, वो सुप्रीम कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि ये जो इन्होंने चुनावी चंदा का बांड लेकर के आए थे, इससे करप्शन पैदा होता, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें जनता को नॉलेज को जो है बंद करके आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता। और उसके बाद जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 महीने की बात करती रही, उसके बाद जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो आ गया, और रिजल्ट क्या आया कि हुजूर आला फेक कंपनियों से भी लिए हैं चंदा।
फ्यूचर लॉजिस्टिक कंपनी जिसकी 200 करोड़ रुपए की पूंजी है, उसने 2,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को कैसे दे दिया? ऐसे तमाम कंपनियां जो फर्जी बनी जी। और दूसरी बात आप देख लें, इन्होंने जो ईडी और सीबीआई का चांपा चढ़ाया कुछ कंपनियों पर, ऐसी 22 कंपनियों ने इनको 50 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया। तो जो चीज सामने है और बरामदगी भी सामने है, क्योंकि बीइंग एडवोकेट हम आपको एक बात कह रहे हैं, करप्शन प्रूफ कब होता है? जबकि करप्शन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से रिकवरी कर ली जाए, उसके पास रिकवर्ड हो जाए चीज भ्रष्टाचार, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी पे रिकवर्ड हो रहा है, बाकी और कहीं तो पता ही नहीं। बाकी नीतियां किसी की गलत हो सकती हैं कि किसी से लाभ हुआ, किसी से हानि हुई। जैसे 2G हमारे मित्र अभी सौरभ भाई कह रहे थे, 2G को कह रहे थे, 2G में भी कैग की रिपोर्ट आई से कपिल जी, उन्होंने क्या कहा था? ये 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन हकीकत क्या हुआ? एक भी आदमी को सजा नहीं। कॉमनवेल्थ मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कपिल जी ये रहेगा कि आप एक बात बताइए कि जो करप्शन पर एक्शन हो रहा है वो सारा मामला अदालती है। आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के नेताओं पर एक्शन हो रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर एक्शन में अभी तक कन्विक्शन या इक्विटल नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या इस पर राजनीति की जानी चाहिए? बहुत स्पष्ट सी बात है, ये सरकमटेंशियल एविडेंस प्रस्तुत कर रही है ये सरकार कि 96% जितने अटैक हुए वो विपक्ष पर, और 96% जिन पर इन्होंने विपक्ष पर हमला किया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, उनमें से 90% ये अपने पास ले चुके। तो वॉशिंग मशीन में साफ। जी, आप कह रहे हैं सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं। खेमचंद जी इस पर जवाब देंगे। मैं एक चीज बड़ी बात कह लूं, उसके बाद हमारे मित्र कह लें। जी, सरकमटेंशियल एविडेंसेस आपके सामने, जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता, तोड़ा नहीं जा सकता, जो हमने आपके सामने रखा है। और हमारे मित्र को एक बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी वही नीति, जो शराब नीति की वजह से केजरीवाल साहब जेल में हैं, तो असंवैधानिक, जिसको जो हमारी संवैधानिक पीठ ने घोषित कर दिया और चुनावी चंदे के धंधे को, गोरख धंधे को सामने ला दिया, उसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट जेल में क्यों नहीं है? और ये बात प्रूफ हो गई कि इस देश के अंदर कोई और चोर नहीं है, चौकीदार ही चोर है, इसमें कहीं दो राय नहीं, मोहर लग चुकी है। 2019 में भी यही कह रहे थे आप लोग, वो लोग 303 पर पहुंच गए। क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? इससे विपक्ष को डेंट होता है। सत्ता से लग रहा है। खेमचंद शर्मा, बाकी के एलिगेशन पर आप जवाब दीजिए। ठीक है, के शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। जनता ने अपनी ताकत दिखा दी थी आपको। सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए। कपिल जी एक सेकंड। इस तरह का देखिए, कपिल जी एक सेकंड। कपिल जी एक सेकंड। कपिल जी, खेमचंद शर्मा जी जवाब। खेमचंद शर्मा जी और खेमचंद जी को और अजय जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। खेमचंद जी आपका जवाब। खेमचंद जी और अजय जी। खेमचंद जी, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत टूट टूट कर आ रही है। नमस्कार, जय हिंद। आवाज नहीं आ रही सही से? नहीं, आपकी आवाज आ रही है लेकिन स्पष्ट नहीं है। जी के नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं एक बार कुछ तकनीकी इशू है, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, चेक करेंगे। सौरभ दुबे जी इस पर रिएक्ट करे तो उसका अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी और सौरभ जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए, आजकल जिनको चुनावी चंदा नहीं मिल पाया पार्टियों के अंदर जो है, तो आजकल समाजवादी पार्टी ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। वो क्या करते हैं, पहले एक कैंडिडेट एक घोषित कर देते हैं, उनसे जो है बेचारे जो है अपना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करके वो अपनी चुनाव की तैयारी करते हैं। 2 घंटे बाद जो है वो कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। फिर पता चलता है अगले दिन तीसरा कैंडिडेट। रामपुर, मुरादाबाद, लगभग उत्तर प्रदेश की हर सीटों पे अरुण गोली जी के खिलाफ देखिए वहां पे खड़ा किया था मेरठ में, और तत्काल उनको अब बेचारे समाजवादी पार्टी के जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से इनका शीर्ष नेतृत्व का जो है वो सीधा निर्देश आता है। वही वॉशिंग मशीन बता रहा हूं आपको। आप राजनीतिक विश्लेषक है, वॉशिंग मशीन का मामला समझाइए जो सर वॉशिंग मशीन का देखिए, वॉशिंग मशीन का तो यही मामला है स्पष्ट रूप से
कि जो वॉशिंग मशीन जो है, जो एक तरफ सारे भ्रष्टाचारी थे, ये कह रहे हैं हमारी तरफ भ्रष्टाचारी थे, और उन भ्रष्टाचारी अगर वहां जाकर के उनको धोने का, साफ करने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया और यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी चलती रहेगी, लेकिन उनको एक मुक्त होने का, भ्रष्टाचार नहीं करने का मौका यहाँ से मिल रहा है। तो ये मौके को जो है आप जिस प्रकार से भी कह रहे हैं, तो मुझे बताइए, कल आपके प्रवक्ता गौरव जी आए, गौरव जी के बारे में क्या ख्याल है कांग्रेस पार्टी का? मैं पूछ रहा हूँ, कल जो है आपके मुंबई से जो है वो मुंबई से आपके एक नेता है संजय निरुपम जी, आप उनको भी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। भाई कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो इतने दिन से कह रहे हैं कि हम 5 महीने से अंदर, और 5 पावर सेंटर बैठे हुए हैं। संजय निरुपम जी ने बोला 5 पावर सेंटर कांग्रेस पार्टी के अंदर है। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के अंदर देखिए, अखिलेश यादव जी का जब मन किया कैंडिडेट बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरी मीटिंग होती है, बाकायदे संसदीय कार्य समिति जो है वो चुनाव करती है, जो यहाँ संसदीय दल बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, और टिकट घोषणा करने के बाद किसी का टिकट छीना नहीं जाता है। आप रातों रात टिकट छीन लेते हैं कपिल जी। आप बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कल को आपको टिकट दिया जाएगा, आप अपनी निष्ठा से, अपने आप अपनी निष्ठा से, इतनी मेहनत से, लगन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी इसका करप्शन से क्या लेना है? कैंडिडेट क्यों बदला जा रहा है? नहीं, करप्शन तो मैं बता रहा हूँ, आप पूछिए, वो जाकर के दबी आवाज में कह रहे हैं कि हमने 50 लाख रुपए खर्च किए, हमने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, हमने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। ये उन्हीं के नेता कह रहे हैं। निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, निवान शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है सौरभ जी की जगह निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका जी मैं आपकी बता रहा हूं। देखिए सौरभ जी ये जो गोल गोल इमरतियां बना रहे हैं, जो ये इनसे एक मुंबई में वेब सीरीज बन सकती है, लेकिन ये सच्चाई से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अलग है। ये बायस्ड विश्लेषण है। आप समझिए, क्या हमारे देश में 2 संविधान है? एक तरफ एक गवाह जो है, जिसको आप शराब घोटाला कहते हैं, शराब घोटाला के बिहाफ पे आप विपक्ष के नेता को जेल में डाल देंगे, ऐसे नेता को जो जनता के लिए काम कर रहा है, जिससे जनता कनेक्टेड है। दूसरी तरफ वही व्यक्ति जो है वो आपको 60 करोड़ रुपए बैंक में देगा, अब आप उससे रिश्वत वसूली करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैंने पहले क्यों कतार में पहले उन्होंने बायस्ड बोला था, आप बोल दीजिएगा, काउंटर कर दीजिएगा, लेकिन बायस्ड विश्लेषण है इनका। मैं अपनी बात के आगे विश्लेषण है ये केवल बीजेपी निवान जी मेरी बात सुनिए प्लीज। सौरभ जी एक सेकंड, निवान जी को स्क्रीन पर लिखा रहिए। निवान जी मेरा सवाल ये है, एक सेकंड सुनिए आप लोग प्लीज। अरे चंदा लिया जो शराब घोटाले का कीमती नहीं, अरे भाई निवान जी अरे भाई निवान जी सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं छोटा सा सवाल, देखिए मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल आया, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। तो मुझे अब जो आप मेहमान है मुझे भी इंटरप्ट कर देते, क्या कीजिएगा, डिबेट है तो फिर चलता रहता है सब। निवान जी मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि हमारे नेता को उठा के जेल में डाल दिया। चलिए आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बात में दम है कि अब ईडी और सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जेल में डालने तक तो ठीक है, लेकिन जेल में जबरदस्ती रखा नहीं जा सकता है। रखा तभी जा सकता है जब इस मामले में सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, जब सेक्शन 164 के तहत बयान हो मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर दूसरे मनी ट्रेल या उन तमाम चीजों को लेकर कोई गवाह हो। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए मैं पूरी प्रक्रिया की बात सुनिए ना मेरी बात, मैं सवाल पूरा कर लूँ ना प्लीज, मैं सवाल पूरा कर लूँ ना निवान जी। तो जेल में एक तरफ एलिगेशन लगा के डालना एक चीज है, और जेल में रखना, आज ही सिसोदिया जी की रिमांड बढ़ाई गई है जहां तक मुझे जानकारी, माफ कीजिएगा जुडिशियल जेसी बढ़ाई गई है। तो जेल में डालना और फिर जेल से बाहर ना आ पाना, बेल ना मिल पाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। निवान जी दो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या मिसिंग है सर? क्या एक ऐसा कानून बना दिया गया जिस कानून के तहत अब बेल ना मिले और उसको पॉलिटिकली यूज किया जाए? क्या ये सही है? आपने 164 का जिक्र किया, मैं सेक्शन 50 का जिक्र करता हूं। अगर सेक्शन 50 में बयान दिया जाता है तो उसका भी मतलब ये होता है कि आपने जज के सामने बयान दिया और उसके मायने हैं। 10 बयान सेक्शन 50 में ये होते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, और एक बयान ऐसा होता है कि हम अरविंद केजरीवाल को जानते हैं। तो एक बयान लगाया जाता है और 10 नहीं लगाए जाते। ये कहां का इंसाफ है आप बताइए? क्या ये लीगल सिस्टम का मिसयूज करना नहीं हुआ? 10 बयान में एक व्यक्ति कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और एक बयान में वो कहता है कि मेरा अरविंद केजरीवाल से वास्ता, उसको बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है, वो 60 करोड़ रुपए भाजपा को देता है, उसके बाद उसके बयान पर मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। लीगल प्रोसेस का मिसयूज करना नहीं है। कंट्रोल योर इमोशंस एंड एंगर। निवान जी विश्लेषक बैठ के झूठ फैलाते हैं, इनका कौन करेगा? निवान जी डिबेट
फैक्ट बेसिस हम कर रहे हैं। हम आपको गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड रुकिए ना सौरभ जी, अब आप हर बार बोले सामने ये सौरभ जी एक 10 बयान जो है वो जज के सामने आए हैं। सौरभ एक सेकंड रुकिए ना सौरभ जी, मेरे जहन में कोई सवाल आता है, मैं सवाल ही नहीं पूछ पाता हूं, आप लोग पूछने नहीं देते। मेरा भी तो हक है सवाल पूछने का, आप लोग पूछते रहिए। मैं तो दोनों तरफ से सवाल पूछूंगा, आप तो एक ही तरफ से पूछ सकते हैं। मैं निवान जी, खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है निवान जी खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी मैं आ रहा हूं, अजय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। निवान जी मेरा एक सवाल एक और है। आपने कहा शरद रेड्डी को बेल मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के नेता संजय जी को भी तो बेल मिली। उन्होंने कौन सा चंदा दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था बीजेपी को? बहुत अच्छा सवाल है, इसकी टेक्निकलिटी समझिए आप। जब कोर्ट ने ये बोला इनको कि या तो आप ये बताइए कि इनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत है, नहीं तो हम ऐसी जजमेंट दें जो पूरे केस को प्रभावित करेगी। जज ने बोला आपके पास आधे घंटे का समय है, आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। जब इन्होंने देखा कि अगर ऐसी जजमेंट आ जाती है जो दूसरे लोगों के केस को भी प्रभावित कर दिया, तो इन्होंने, जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने बोला कि हम बेल को अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई चारा नहीं था, मतलब एजेंसी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए के लिए नेताओं को जेल में रखना, ये मकसद है इन लोगों का। ठीक है, केवल और केवल इनको खेमचंद शर्मा जी, कोई परहेज नहीं है। ठीक है निवान जी, करोड़ रुपए ऐसे लोगों से लेते हैं जो ठीक है निवान जी, इनके पास आते हैं। ठीक है निवान जी, भ्रष्ट पार्टी देश की खेमचंद शर्मा जी से पहला सवाल ले रहा हूँ जी। निवान जी, खेमचंद शर्मा जी से पहला सवाल ले रहा हूँ। तो आज का डिबेट कुछ इस तरह से है। खेमचंद शर्मा जी मैं जल्दी से आपको रिकैप बता दूं, चूंकि आप हो गए आधा घंटा लेट, 35 मिनट लेट हैं आप। तो रिकैप ये है कि पीएम ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो आम आदमी पार्टी ने पूछा क्या थर्ड टर्म में सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की तैयारी है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को जेल में नहीं डालना चाहती और ना ही जेल में डालते हुए देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर भ्रष्टाचारी को जेल में डालना चाहती है, भ्रष्टाचारी से पाई का हिसाब लेना चाहती है। जो गरीबों का पैसा उन्होंने लूटा है उस पैसे की वापसी चाहती है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ऐसे गुस्से में बोल रहे थे और इस तरीके से दिखा रहे थे कि संजय सिंह जी को जो बेल मिली वो बेल नहीं, क्लीन चिट मिली है। अरे भाई, कंडीशनल बेल है, वो इम्तियाज से बाहर नहीं जा सकते। और उन्होंने अभी कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। उनको साफ साफ बोला था कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और उन्होंने वो किया। आप लीगल ट्रैक नहीं कर सकते, उन्होंने वो किया। किस तरीके से उन्होंने आगे बयानबाजी की है, साफ साफ उन्होंने कोर्ट की जो कोर्ट का जजमेंट है उसकी अवहेलना की है। और उसका खेमचंद जी को और अजय जी को स्क्रीन पर लाइए, एक साथ बोलिए। खेमचंद जी पूरा कीजिए, आपकी आवाज अभी भी बहुत हद तक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिबल है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली करते हैं, उसके बाद अनाप बयानबाजी करते हैं। और आप देखेंगे सुनीता भाभी बैठ के सीएम की चेयर होती है, ऑफिशियल चेयर होती है, वहां पर बैठ के केजरीवाल जी को एक तरफ शहीद आगे भगत सिंह जी को, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी के बीच में उनकी तस्वीर लगा के हमारे शहीदों का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करने का काम करते हैं, मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करते हैं, लोगों को उस मुद्दे को आप उठाइए, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन खेमचंद जी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे थोड़ी देर पहले अजय जी। उन्होंने कहा कि 25 नेता विपक्ष के बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें से 23 के खिलाफ। अजय जी यही है ना रिपोर्ट? कुछ बिल्कुल यही है। 23 नेताओं पर चार्जेस जो थे वो या तो रिवोक हो गए या फिर उन चार्जेस पर एक्शन बंद हो गया, या ईडी उन पर एक्शन नहीं ले रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, 25 नेताओं को लेकर एक रिपोर्ट छापी गई है। इसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं पर्टिकुलर मीडिया हाउस से बात नहीं करूंगा, लेकिन इनको ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अगर आपके पास सबूत है, मैं मीडिया हाउस की नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे 25 नेता जिन पर एलिगेशन है, जो बीजेपी में शामिल है। देखिए, एलिगेशन होना और एलिगेशन की जांच रुक जाना, किसी के खिलाफ जांच नहीं रुकी है। अगर हमारी पार्टी में कोई शामिल हुआ है और उससे कोई जांच चल रही है तो जांच कंटिन्यू है। और रही बात, अगर कुछ मिला ही नहीं तो प्रवक्ता कर सकते हैं, और आपके नेताओं के खिलाफ मिल रहा है, एविडेंस है, डिटेल एविडेंस है, कोर्ट में भी माना कि क्रेडिबल एविडेंस है। और आप कह रहे हैं एलिगेशन है, ठीक बात है। आप ये कह रहे हैं एलिगेशन है। अजय शुक्ला जी, एलिगेशन तो एलिगेशन होता है। विवेक, आप एक चीज देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर दिया गया है। एवरी केस डिफाइन किया गया है कि किस केस में कैसे कैसे है। कुल 25 नेताओं का पूरा प्रोफाइल है। मैं खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास इसी अजय शुक्ला जी के सवाल को लेकर दोबारा आ रहा हूँ। खेमचंद जी मैं इसी सवाल को लेकर दोबारा आ रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अजय शुक्ला जी, दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर एक साथ लेकर आए। अजय शुक्ला जी, आपका जवाब। सबसे बड़ी चीज, सारे प्रूफ मौजूद है। आप याद करिए
2010 से लेकर के 2014 तक और आज भी तमाम कहीं 2G, कहीं कोयला स्कैम, कहीं कोई और आरोप लगाए जाते थे और वो सिर्फ आरोप थे, वो एलिगेशन थे, क्योंकि उन सारे आरोपों में अदालत ने कहा, आप देखिए दिसंबर 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 2G स्कैम नाम का कोई स्कैम हुआ ही नहीं, ये एक गलत एलिगेशन था जिसके कोई सबूत ही नहीं थे। उसके बाद में वही कोयला स्कैम में सितंबर 2017 में कोर्ट में चार्जशीट नरेंद्र मोदी सरकार में ही दाखिल हुई और उसमें नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप बताया गया और नवीन जिंदल आज भारतीय जनता पार्टी के चहेते हो गए। खेमचंद जी एक एक करके सुनिए ना मेरी बात, मैं अजय शुक्ला की बात पूरा करके आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर कपिल जी के पास जा रहा हूँ। खेमचंद जी एक एक करके, खेमचंद जी एक एक करके, आप बहुत देखिए आप ऑनलाइन जुड़े हुए तो आप बहुत लाउड बोल रहे हैं तो क्लियर आ नहीं पा रहा है। आरोप लगाया जाता था वो आरोप खत्म हुआ और उसके सारे एक एक करके मैं आ रहा हूँ, काउंटर लेने के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ, काउंटर लेने के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ। कुल मिलाकर एक सेकंड रुकिए ना, पे आरोप लगाते थे जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे वो भाजपा में जाके बैठ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे प्रूव हुआ कि इन लोगों को उस लिस्ट के मुताबिक जिनके यहाँ ईडी और सबकी रेड हुई थी उनसे पैसा लिया गया, जिनको ठेके पट्टे दिए गए उनसे पैसा लिया गया। तो सब वो चीज भी सामने आ गई। तो इस तरह से इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वसूली वाला तंत्र और बढ़ाएगी आगे तीसरे टर्म में। ठीक है, मैं इसका जवाब खेमचंद जी से लूं। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपिल जी जल्दी से। सबसे पहली चीज तो हम ये कह देंगे कि 164 का बयान तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कलमबंद बयान होता है और वो तो विक्टिम का होता है या अभियुक्त जब अपना स्वतः स्वीकार करता है कि हमने ये भ्रष्टाचार किया या हमने ये हत्या की है तो वो 164 होता है। ये 161 का सीआरपीसी का बयान होता है। अच्छा 161 का, ठीक है मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 161 का बयान होता है। आगे बोलिए। क्योंकि मैं पुणे एडवोकेट आपको ये बात कह रहा हूँ, दोनों बहुत अलग जी। अब चक्कर ये है कि जिसपे जो है वो ईडी एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है या एमपीएल जो एक्ट है उनके पीएमएल एक्ट जी, हाँ पीएम, तो उसके तहत कार्रवाई हो रही है तो उसमें जो है सबूत का भार ही बदल जाता है। जैसे 302 और 304 बी में सबूत का भार बदल जाता है। 302 में अगर हत्या हो रही है तो सबूत एजेंसी को पेश करना है या वादी को पेश करना है कि इसने हत्या की है, लेकिन वहीं 304 बी दहेज हत्या जिसको कहते हैं उसमें जो है वो सबूत का भार जिस पर आरोप लगा दिया जाता है वो लेकर के आता है कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जिसको आप जेल में उठा के बंद कर दोगे वो कहां से लेकर के आएगा? और जब कोर्ट आपको लताड़ती है और कहती है इस बात को, तब आप कहते हैं कि नहीं साहब हम इस पर जो है वो प्रेशर नहीं देना चाहते। आप पहले आप जेल में डालते हो, आप 6 महीने तक एक आदमी को जो है वो प्रताड़ित करते रहे और वो भी राज्यसभा का सांसद। और आप इसका एक उदाहरण कल ही सुप्रीम कोर्ट का है। कपिल जी इसका एक उदाहरण कल ही सुप्रीम कोर्ट का है। छत्तीसगढ़ का जो ये आरोप लगाया था शराब घोटाले उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक करके आप काउंटर कर लीजिएगा। खेमचंद जी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ईडी की कार्रवाई क्यों ना हम इस पूरी कार्रवाई को निरस्त कर दें। कल ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है, क्या ऐसा हुआ? खेमचंद जी को लेकर आइए। ठीक है, खेमचंद जी का काउंटर ईशान त्यागी आपके पास आ रहा है। खेमचंद जी आपकी बारी, बोलिए। देखिए चोर मचा रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। कैसे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा क्यों बेल नहीं मिली इनको? आप कपिल जी एक सेकंड होल्ड कीजिए, कपिल जी एक सेकंड होल्ड कीजिए, कपिल जी एक सेकंड होल्ड कीजिए, कपिल जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। खेमचंद जी ईशान त्यागी जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से, फास्ट। खेमचंद जी एक स्क्रीन पर, खेमचंद जी स्क्रीन पर और ईशान त्यागी। खेमचंद जी बोलिए। इन्होंने चोरी की है, कमीशन चोरी की है, इन्होंने दलाली की है और उसके बाद में सीधा चोरी नहीं कर रहे हैं। और फिर कौन कर रहा है साथ में? कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जंगी है वो हम पे सवाल उठा रही है। तो क्या कहती है देखिए आपके यहाँ से लीडर शामिल हो गए, उनके खिलाफ जांच शुरू करी हो, पहले भ्रष्टाचारी तो कहाँ से आए? तो पहले सही थे, गलत से आपने बताए किस पार्टी में थे, किस सरकार में थे, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ,
पर आरोप लगे और हमने कब उनके खिलाफ जांच होगी। और आपके पास तो ऐसे वकील है, रात के 2 बजे जाके वो कोर्ट को खुलवा देते हैं। अगर सबूत है तो प्रस्तुत करें, कोर्ट में जाएं। हमारे नेता गए, जेटली जी गए, सुषमा जी गई, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी गए, तब यूपीए सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 की पोल खुली। आप में दम है तो जाए, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी सरकार पाक साफ है, हमारी सरकार ढंग से काम कर रही है, हमारी सरकार ना खाती है ना खाने देती है। अब खाने वालों को हम लोग पकड़ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, क्यों पकड़ रहे हैं? केजरीवाल जी को क्यों पकड़ रहे हैं? वो केजरीवाल जो कांग्रेस के साथ खड़े होने में भी अपनी बेइज्जती समझते थे, वो केजरीवाल जी जो लालू प्रसाद परिवार के साथ खड़े होने में भी अपनी बेइज्जती समझते थे, जो एसपी के नेताओं के साथ खड़े होने में बेइज्जती समझते थे, आज उनके साथ कोलिशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके साथ मन साझा कर रहे हैं, और ये लोग उनके लिए बातें कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि चोर चोर भोसेरे भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, और कोर्ट को भी गलत तरीके से ये यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा कहा है। अरे कोर्ट ने कंडीशनल बेल संजय सिंह को दी है, कोई क्लीन चिट नहीं दी है। उनको बोला एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इस केस पे मतलब जो लिक्विड केस है दिल्ली का, उस पे आप बयानबाजी नहीं कर सकते। एक जो मोटा मोटी सवाल एक जो सवाल जो पूछ रहे हैं विपक्षी दल, वो ये पूछ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में? कार्रवाई का जो रेशियो है वो विपक्ष की तरफ भारी क्यों दिखता है? विपक्षी नेताओं पर एक्शन ज्यादा क्यों होते हैं? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, अगर आपने कल 54 पेज का मैनिफेस्टो देखा होगा, तो उसमें एक तो जमानत पर कानून लाने की बात कही गई है, दूसरा ये कहा गया है कि न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को और ज्यादा दृढ़ करेंगे, मीडिया की स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। इस तरह की बातें आपके खिलाफ की जा रही है, बीजेपी के खिलाफ की जा रही है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी इन चीजों पर अंकुश लगा रही है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। खेमचंद जी, आपका जवाब है, फिर मैं ईशान त्यागी जी पास जा रहा हूँ। इसका हाल है कि दिल्ली 100 चूहे खा के हद को जा रही है, जिन्होंने हमारे संविधान को सस्पेंड किया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, जिन्होंने कोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, वो हम पे ऐसे आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ पे कोर्ट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, और आपने देखा बहुत सारे ऐसे निर्णय कोर्ट के आए तो शायद गवर्नमेंट के सिंक में नहीं थे। बहुत सारे निर्णय ऐसे आ रहे हैं जो हमारी जो अपोजिशन है उनको फायदे के नहीं लग रहे हैं, उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोर्ट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करे, हमारी सरकार किसी को प्रेशर नहीं कर रही है। लेकिन अब आप कहते हैं कि परसेंटेज, आप 2014 से पहले चले जाओ, 2014 से पहले आप देखो कौन सी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, कौन सी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई होती थी, वो कोई राजनीतिक गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस थी। कि सुप्रीम कोर्ट का कपिल जी एक सेकंड, ईशान जी की बारी है, कपिल जी एक सेकंड, ईशान जी की बारी है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। कपिल जी एक सेकंड, देवांश शर्मा इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। के नेता जेल में जाते थे, डीएमके के नेता जेल में थे, हमारे नेता नहीं थे ना, तो पहले जब हम विपक्ष में थे ना अब। तो ये कोई रिजर्वेशन थोड़ी है कि भाई विपक्ष के नेता जेल में जा रहे हैं, उन पे यदि भ्रष्टाचार के आरोप है तो आप जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी लगाओ, क्यों लगाएं? क्या भ्रष्टाचारी वहीं पे तो कार्रवाई होगी, या कमीशन खोरी की है वहीं पे तो कार्रवाई होगी, या किकबैक किया वहीं पे तो कार्रवाई होगी। क्या केजरीवाल जी ने लिया है, मनीष सिसोदिया ने लिया है, संजय सिंह जी ने लिया है, और वो जेल में है। और ये नहीं, ये एलिगेशन तो अभी ये काम तो कोर्ट का है ना। खेमचंद शर्मा जी, लिया है नहीं लिया तो प्रूव होना बाकी है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कोर्ट ने जजमेंट दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी समझता है, हम समझते हैं, हमने लोगों को समझाया है, लोग ये बात मानते हैं। जब केजरीवाल जी की बात करते हैं तो हाँ कि वो भ्रष्टाचारी है, वो ईमानदार नहीं है। ईशान त्यागी जी, ठीक है, भ्रष्टाचारी है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी होल्ड, ईशान त्यागी जी। विवेक जी, अब आने वाले देखिए चुनाव हैं, तो चुनाव से पहले जो जुमले भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, क्योंकि पूरी डिबेट खेमचंद शर्मा जी की आवाज मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दी, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जननी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं खेमचंद शर्मा जी, इनसे मेरे कुछ सवाल हैं। मेरे सवाल बड़े फंडामेंटल हैं और बड़े आम जनमानस के मुद्दों को लेकर सवाल हैं। ईशान जी के साथ सौरभ दुबे जी को स्क्रीन पर लाइए जी, भारतीय जनता पार्टी अगर रोकने आई थी जी, बोलिए ईशान जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने आई थी तो भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गई? जितने भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अपनी वॉशिंग मशीन में धुलवा के उनको अपने साथ रख लिया? दूसरी बात, इन्होंने नोटबंदी की थी। देखिए, नोटबंदी में जो माननीय उच्च न्यायालय की जज हैं, उन्होंने बोला कि नोटबंदी उनके हिसाब से एक ऐसी स्कीम थी जिसमें काले धन को सफेद किया गया।
क्योंकि 99% से ज्यादा जो काला धन था वो वापस आके बैंकों में खातों में जमा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब दे, क्योंकि ये नोटबंदी का जिक्र एक भी बार नहीं करते और प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी मंच से नोटबंदी का जिक्र नहीं करते हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं, देखिए एक प्राइवेट चैनल के शो में बोलती हैं कि अगर किसी एक एंकर ने पूछा उनसे कि अगर 9 केसेस हैं ईडी और सीबीआई के किसी व्यक्ति पे, तो क्या तब भी वो भारतीय जनता पार्टी में वेलकम है उसका? तो निर्मला सीतारमण जी ने बोला यस, एवरीबॉडी इज वेलकम इन भारतीय जनता पार्टी। तो इस पे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं जवाब देती है इस पे? उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड एक मुद्दा भी पीछे आया था, हमने देखा उस पर ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती और प्रधानमंत्री मोदी जी भी जरा सी बात बोल के खिसक गए। तो उस पर बताए कि चंदा लेके धंधा देने का काम और ठेका दे के चंदा लेने का काम और उसके बाद ईडी और सीबीआई का डर दिखा के हफ्ता वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये देखिए विवेक जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये कंपनियां हैं जिन पर ईडी और सीबीआई की रेड होती है और उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती हैं और वो पाक साफ हो जाती हैं, उसके बाद उन पे कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। ये बड़ी चिंता का विषय है। उसके बाद मैंने जैसे बात करी कि आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता, युवाओं के साथ जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के पेपर लीक होते हैं और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात प्रतिवर्ष इन्होंने बात करी थी, उस पे बात करें। महंगाई पे इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है देश के साथ, उस पे बात करें। इन्होंने बोला था महंगाई कम होगी, महंगाई आज आसमान छूती हुई नजर आ रही है, उस पर जवाब दें। तो जवाब देने का काम करें, उनका सवाल पूछने का काम ना करें। और इन्होंने बात करी, एक बात बस आपका क्या टेक है इस पर? इन्होंने सवाल की बात करी, इधर उधर की बात करने से अच्छा मुद्दों की बात करिए। मुद्दों पर जो है मुद्दों पर जवाब दिए जो है कांग्रेस पार्टी। देखिए नहीं, सारे मुद्दों की बात सुनिए मैं, अच्छा तो मेरा मैं सुन लीजिए। अब आप चुप, मैं चुप था ना, मैं चुप था ना, आपकी पूरी बात सुना ना, आपका भाषण सुना पूरा लंबा। अब आप सुन लीजिए, ठीक है, मुझे मेरा काम मत बताइए, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरे काम पर आप जो है उंगली उठाने वाले कोई नहीं। ठीक है, ईशान त्यागी सुन लेते हैं, शांति से सुना इनको। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इसके बाद में आपके पास पैनल में 2 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पैनल में, एक अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, और एक कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ विवेक जी कि जो अरविंद केजरीवाल जी लिस्ट लेके घूम रहे थे, वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जो है उसमें पहला नाम सोनिया गांधी जी का। ईशान त्यागी जी होल्ड कीजिएगा। ईशान त्यागी जी एक सेकंड, निवान जी इसके बाद में आ रहा हूँ, सौरभ द्विवेदी पूरा कर ले, मैं आ रहा हूँ। केजरीवाल जी जो लिस्ट लेकर के घूम रहे थे आंदोलन के अंदर, सत्ता बनने के बाद भी सोनिया गांधी जी का नाम था, लालू यादव जी का नाम था, मुलायम सिंह यादव जी का नाम था, फारूक अब्दुल्ला का नाम था, इस तरह के तमाम नाम थे। क्या उसमें नाम था नरेंद्र मोदी जी का नाम था? क्या उसके अंदर अमित शाह जी का नाम था? क्या उसके अंदर जेपी नड्डा जी का नाम था? एक भी वाले नाम थे क्या जो इनकी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट थी? और मजे की बात देखिए, अजय माकन और सुप्रिया सिरनैत चिल्ला चिल्ला के कह रही है ट्वीट करके कि अरविंद केजरीवाल जी शराब नीति के आरोपी हैं, और हमने पहले ही कहा था। मतलब ये भ्रष्टाचारियों को देखिए आपस में ही एक्सपोज हो रहा है, इनको किसी और को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में ही एक्सपोज हो रहा है। 1600 करोड़ रुपए का चंदा लेकर के 1600 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया आम आदमी कांग्रेस पार्टी ने, और यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। अरे आप भैया इतने ही नैतिकता थी, आप मना कर देते, आप मना कर देते। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं, आज से नहीं ले रही, पिछले 70 साल से कांग्रेस जब ले रही थी, जब आप बोरी में पैसा डाल के ले जाते थे और उनका नाम नहीं बताते थे किसने आपको चंदा दिया। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों को लूट के पैसा लेती थी, जिस प्रकार से जो है शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, पीछे में आ रहा हूं। सौरभ जी ठीक है, दुख इस बात का है कि चंदा इनको कम क्यों आया? आप कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये एक्सपोज भी कर रहे हैं दूसरे को। आप जी जो केजरीवाल जी की लिस्ट में है उसमें आप ये कह रहे हैं? ठीक है, ईशान त्यागी जी मैं आ रहा हूँ, निवान शर्मा जी जवाब दिलवाइए जी। मुद्दों की बात कर रहे हैं ईशान त्यागी जी, फैक्ट्स में वो कह रहे हैं कि जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों की बात हुई उस पर आपने जवाब नहीं दिया। खैर मैं इस पर मेरे पास वक्त कम है, मैं निवान शर्मा जी काफी देर से वेट कर रहा हूं। सौरभ द्विवेदी प्रधानमंत्री जी के वादे हैं जो उन्होंने वादे किए थे 2014 से पहले। निवान शर्मा जी को लेकर आइए और कपिल जी को लेकर आइए। जी निवान शर्मा जी बोलिए।
सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात रखना चाहता हूं जनता के लिए, और मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे बीच में कोई भी ना बोले। हमारा देश सर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि बीजेपी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और हमारा जो बुनियाद है उसके ऊपर अटैक कर रही है। भ्रष्टाचार तो एक है ही, लेकिन ये भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक भी कर रहे हैं। उसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। नंबर 1, कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ये। अगर कोई भी एक सरकार जो इनके खिलाफ है, मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार सेंटर में है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उठ के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर दे, क्या प्रधानमंत्री जी को जेल में डाल दिया जाए और प्रधानमंत्री जी को यह कहा जाए कि अब आप साबित करिए कि आप गुनहगार है कि नहीं है? क्या ऐसा चल सकता है देश में? क्या गृह मंत्री जी को कोई भी सरकार, केरला की सरकार या बंगाल की सरकार कोई उनके ऊपर केस दर्ज कर दे, उनको उठा के जेल में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, जो दिल्ली की सरकार है वो सुप्रीम पावर है, मुख्यमंत्री सुप्रीम पावर है, इन्होंने संशोधन लाके बदल दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं खुद को, ये संविधान से ऊपर मानते हैं खुद को। आपने चंडीगढ़ चुनाव में देखा किस तरह से ये खुले आम कैमरे पे निवान जी मेरा सवाल है, इसके बाद में खेमचंद जी से जवाब ले लूंगा। मैं ईशान त्यागी जी में आ रहा हूँ। निवान जी, मेरा सवाल यह है कि आपने प्रेसिडेंसी की बात की, नैतिकता की बात की, आपने जो लिस्ट दी थी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, अपने सिंपैथाइजर्स को, अपने वोटर्स को, उस लिस्ट में विपक्ष का कोई एक ऐसा नाम नहीं था जो रामलीला की मंच पर ना रहा हो। बोलिए, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर बोलिए मेरी कोई बात गलत है तो आप इसको यहां से कट कर दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। वो लिस्ट में उन तमाम नेताओं के नाम थे, दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम था उसमें। फिर क्या आप लोगों ने प्रेसिडेंसी सेट करी, आप लोग उनके साथ चले गए सिर्फ इस बात पे कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है? सर, देश में सबसे जरूरी क्या है? लोकतंत्र। अगर कोई ऐसी पार्टी आ जाएगी जिसके लिए लोकतंत्र मायने नहीं रख रहा, सुप्रीम कोर्ट मायने नहीं रख रहा, जो संविधान लिखा गया है वो मायने नहीं रख रहा, तो क्या जरूरी है? खेमचंद जी को स्टील बुलाई, खेमचंद जी का आंसर जल्दी से। खेमचंद जी है कि नहीं? जी, खेमचंद जी आपका जवाब। कि मैं इनको डिस्टर्ब ना करूं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने एक स्विमिंग पूल बनाया था और वो स्विमिंग पूल में इन्होंने कुछ गुण डाले, वो गुण थे भ्रष्टाचारी मुक्त कुंड, बना दिया उसको। तो अब तो ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को डालते हैं और वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। कांग्रेस को उसमें डाला, कांग्रेस शुद्ध हो गई। आरएलडी को डाला, शुद्ध हो गई। एसपी को डाला, शुद्ध हो गई। डीएमके को डाला, शुद्ध हो गई। और सब के सब शुद्ध होके रामलीला मैदान के मंच पे आ गए, जिनके सामने पहले क्रॉस लगा हुआ था, महाभ्रष्टाचारी, महाचोर, अब वो बिल्कुल ईमानदार हो गए। तो ये इन्होंने शुद्धिकरण कर दिया। अब ये बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। बहुत अच्छी बात की। फेडरल सिस्टम का मतलब अगर आप समझते हैं तो जब आपने चुनाव लड़ा था, कौन लोकतंत्र बचा रहा है, कौन लोकतंत्र तबाह कर रहा है, कौन करप्शन खत्म कर रहा है, कौन करप्शन शुरू कर रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक देख रही है। और एक बहुत मशहूर कहावत है, पब्लिक है सब जानती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए और डिबेट में अपना कीमती वक्त देने के लिए। तहे दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। दर्शकों ने पेशेंस रखकर इस डिबेट को देखा और सुना। और 4 तारीख जो है ना, जून 4 बहुत अहम रहने वाली है। इसमें से कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जनता के मन में क्या है, देश का मूड क्या है, सब पता चलेगा। सबका हिसाब होगा। मैं फिलहाल इतना है, वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आगे देखिए संभव। पूरी दुनिया में भारतीय मसाला